नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष फंड्स में। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कल रात लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान के काफी सारे आतंकी ठिकानों पे हमला किया। और पाकिस्तान ने जो पहलगाम हमला करवाया था उसमें सिलसिलेवार तरीके से अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। सो हमारे जितने भी देशभक्त इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरी सभी से विनती है कि एक बार कमेंट सेक्शन में जाके भारत माता की जय जरूर लिख दीजिए एंड लेट्स प्रे कि गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएं। बट दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है इसका पर्पस है भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध जैसी स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। सो आज सुबह ही मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स का फोन आया। उसमें से कुछ इन्वेस्टर्स वो थे जो कि हमारे ऑलरेडी फॉलोअप में थे और वो आजकल में एसआईपी शुरू करना चाहते थे। उनके कंसर्न्स कि अब हम क्या करें। कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी पिछले 1.5-2 साल से एसआईपी शुरू करी थी, उनको सितंबर में थोड़ा सा क्रैश का हिट आया जो अभी तक भी चल रहा था। और अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने उनको और भी डरा दिया कि बस अब ऐसी सिचुएशन में क्या एसआईपी रोक दें, क्या करें। सो ये सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बट उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डेटा को प्रिपेयर किया है आनंद राठी ने और ये एनालाइज किया है कि आज से पहले जितने भी युद्ध मेजर कंट्रीज में हुए हैं, जो वॉर्स अभी पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, सो इसका उनके शेयर बाजार पे क्या फर्क पड़ा है। सो हम इस वीडियो में उस रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और जो कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट हुआ था, उस समय के जो टाइम था उस समय पे हमारे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था और फिर कैसे रिकवर करा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनली मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं कि एसआईपी नई शुरू करें कि नहीं और एसआईपी को रोक दें, उस डेटा के बेसिस पे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, सबसे पहले ये जो डेटा है 2008 से एनालिसिस है इसमें। ठीक है, बट इसमें सबसे ऊपर जो डेटा है आप देखो फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस और माली के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वॉर लाइक सिचुएशन थी 2013 से जुलाई 2014 तक। ठीक है, उस पूरे टाइम में जो मैक्सिमम करेक्शन फ्रांस की शेयर मार्केट में हुआ था वो हुआ था लगभग 2.7%। देन 2014 से 2022 तक ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स चले थे जिसमें मार्केट में लगभग 7% के आसपास की मैक्सिमम गिरावट देखी गई थी। इंडिया की बात हम बाद में करेंगे। इजराइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा है 2008 और 9 में जो हुआ था उसमें लगभग 1.5%, और उसके बाद ये युद्ध काफी समय बीच में चला, लगभग 1-1.5% की गिरावट रही। अभी जब ये वॉर 2023 से प्रोलॉन्ग्ड हो गया, यानी लगभग इसको 1.5-2 साल होने वाले हैं लगातार चलते हुए, सो जो मैक्सिमम गिरावट नोटिस करी गई वो लगभग 12-12.25% के आसपास की नोटिस करी गई। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था उसमें जो अभी 2022 से लगातार युद्ध चले आ रहा है, क्योंकि अब इसमें भी 3 साल हो गए, तो इसमें भी लगभग जो हाईएस्ट गिरावट नोटिस करी गई वो 33% करी गई। ठीक है, सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में 2015 से जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बीच में केवल 1 या 2 बार जो हाईएस्ट गिरावट गई है वो 20% के आसपास की गई है। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे यूके के, यूएस के, सो ये कोई भी बहुत मेजर करेक्शन नहीं है। 1%, 2%, 7%, 13%, वो भी हाईएस्ट गिरावट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट एवरेज अगर आप देखोगे तो इस पूरे चार्ट में आपको कई जगह पे 0.8%, 1.7%, 2%, ज्यादातर आपको 1% से 2-3% तक नजर आएगा। जब बहुत बड़ी गिरावट किसी भी कंट्री में आई है तो वो उस कंडीशन में आई है जब वो जो वॉर है वो एस्केलेट होता रहा और वॉर लाइक कंडीशन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कंटिन्यू रही। ठीक है, बट इंडिया का जो सिनेरियो वो एकदम डिफरेंट है। इंडिया का जो सिनेरियो है, हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कारगिल युद्ध की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे ऐसी जो भी कंडीशंस बनेंगी हम उस पर आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। सो जो कारगिल का युद्ध चला था वो चला था मई 99 से लगभग जुलाई 99 तक। ठीक है, उस समय अगर आप मार्केट में देखोगे तो कोई बहुत मेजर गिरावट दर्ज नहीं हुई। मार्केट वॉलेटाइल थी, 2%, 3%, 4%, बट लगभग जो गिरावट उस समय हुई वो 1%, 1.5% के आसपास की हुई। लेकिन अगर आप चार्ट्स देखोगे, ठीक है, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। 7 मई को जो हमारा निफ्टी था वो था 1062। ठीक है, जुलाई में युद्ध खत्म हो गया और अगस्त में एक नया हाई बना 1347 का, मतलब 1062 से 1347, यानी ऑलमोस्ट 30% का जंप, एक नया ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ।
ठीक है। अगला जो ऐसा मेजर एस्केलेशन हुआ इंडिया की तरफ से रिसेंट पास्ट में, वो है 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। 29 सितंबर को जब ये स्ट्राइक हुआ, उसके आसपास में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रही वो 2-3% के आसपास की रही, मार्केट 2-3% गिरा, ठीक है। बट आप ये देखो 30 सितंबर को, यानी 29 सितंबर के अगले दिन जो निफ्टी था वो था 8600, ठीक है, ऑलमोस्ट। बट 5-6 महीने के अंदर में 9100 का नया हाई बनाया, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस समय पे पेशेंस रखा, उनको कुछ ही समय पे एक नया हाइक देखने को मिला। वही चीज कारगिल में भी हुई थी। और अगर हम बालाकोट की बात करें तो बालाकोट में भी जो सेंसेक्स था उस समय पे लगभग 200-250 पॉइंट गिरा था, कुछ गिरावट आई थी, ठीक है, 26 फरवरी के दिन। बट अगर ये मेरे पास जो डेटा है वो 22 फरवरी का है, जिसमें 10,791 आप निफ्टी को देख सकते हो। बट उसके बाद जो सॉलिड रिकवरी हुई, ठीक है, मार्च के महीने में 15 मार्च को फिर एक नया हाई बना, वो था 11,426 का, ठीक है। सो एज पर आनंद राठी रिपोर्ट ऑल्सो कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। और जैसे ही वो युद्ध और वो वॉर लाइक कंडीशन या जो एस्केलेशंस हैं या जो स्ट्राइक्स हैं वो खत्म हुई, तो एक कुछ ही समय में एक नया हाई भी बना। हो सकता है पाकिस्तान रिटेलिएट करे, ये 1-2 महीने चले, ठीक है। बट क्या ये सिचुएशंस पैसा बनाने की है या डर के मार्केट से दूर रहने की है? एक चार्ट आप देखो जहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को प्लॉट किया है, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने हमारी मार्केट को इंपैक्ट किया, शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट किया, बट जो लोग टिके रहे। मतलब अगर किसी ने 25 साल 2001 से लेकर 2025 तक 10,000 की SIP बिल्कुल कंटिन्यूसली रखी, ठीक है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखो 2001 से आप देखो 9/11 अटैक हुआ था यूएस पे, ठीक है। उसके बाद 2008 में आप देखो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, ठीक है। आप उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट दोबारा आई, ठीक है। बहुत सारे लोग उस समय एनडीए को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यही चीज हुई 2013 में। अब 2016 में देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ, मतलब पूरी इकोनॉमी स्टैल हो गई थी कुछ टाइम के लिए। बहुत सारे र्यूमर्स भी क्रिएट हुए कि डिमोनेटाइजेशन तो इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग समय तक होगा। फिर जीएसटी आ गया 2016 लास्ट में, 2016 से 17 के बीच में ही, उसका भी बहुत बड़ा र्यूमर क्रिएट हुआ, बहुत पैनिक क्रिएट हुआ, ठीक है। जिसने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा 2001 से 25 तक, उसने 29 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके 29 लाख के 1,70,00,000 बन गए। आपको चार्ट पे दिख रहा है। अब इन्वेस्टमेंट्स को लेके अगर आप कोई पर्सनलाइज सलाह चाहते हो, कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कोई गाइडेंस चाहते हो, सो आप मुझसे 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हो। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जब हम कॉल पे डिस्कशन करेंगे सो हम आपका रिस्क असेसमेंट भी करेंगे, गोल असेसमेंट भी करेंगे, और जो भी फंड्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाएगी। जिन लोगों को मार्केट में इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है और जो लोग काफी समय से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इस समय पे जो पैसा लगा रहा है और उसका जो हॉराइजन है, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो 5 साल 10 साल के लिए कर रहा है, तो वो पैसा डेफिनेटली कमाएगा। ये चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट दिखाने का पर्पज ही ये है कि ये शॉर्ट टर्म नॉइज आती रहेंगे, शॉर्ट टर्म इश्यूज आते रहेंगे। आप अपना एक कैश फ्लो बनाओ, आप कितने रुपए अर्न करते हो, आपके जो बेसिक खर्चे हैं, इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, EMIs हैं, उसके काटने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है, तो आप एक अपना कैश फ्लो बनाओ और एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करो। ये मान के चलो कि भाई मैं कम से कम 5 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा, ठीक है। सो इस कंडीशन में, क्योंकि आप ऑलरेडी वरीड हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्ट कीजिए हाइब्रिड फंड से। आप अग्रेसिव हाइब्रिड भी चूज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव भी चूज कर सकते हैं। उनके अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बैलेंस एडवांटेज फंड इस तरीके की सिचुएशन में और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सजेस्टेड रहते हैं। इस समय पे मिड कैप, स्मॉल कैप को, अगर आपको कोई तजुर्बा पहले से नहीं है तो अवॉइड कीजिए। अगर आपका एक पहले से पोर्टफोलियो अच्छा खासा है और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए मिड कैप, स्मॉल कैप चूज करना है, सो अपने रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बिलीव मी, आप अगर ये मान के इन्वेस्ट कर रहे हो कि यहां से मार्केट 10%, 15% भी नीचे जा सकता है, बट वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे कस्टमर का जिसकी SIP अभी शुरू होने वाली है, ठीक है। सो आपने जब आज इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, सो आपको मान लीजिए अगर 10 रुपए की यूनिट है और आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट मिल गई। मार्केट कल को नीचे गई और वो यूनिट 10 रुपए से घट के 9 रुपए हो गई, ठीक है। तो आपको अगले महीने जो यूनिट्स मिलेंगी
वो 110 111 यूनिट्स मिलेंगी। तो जैसे जैसे मार्केट जाएगी नीचे, आपके पोर्टफोलियो की जो परचेज कॉस्ट होगी उसकी एवरेज भी नीचे जाएगी। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए और अच्छी चीज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो मार्केट ने आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में ऊपर ही जाना है, तो उसको घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन जब तक चलती रहेगी हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाने से पहले भारत माता की जय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाएगा। एंड लेट्स सी सिचुएशन से हम एज अ विनर कितनी जल्दी बाहर आते हैं। आप अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। डेफिनेटली अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको गेन होगा, शॉर्ट टर्म के लिए अगर नीचे जाती है तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सो मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म हराइजन के साथ और सारे रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके अगर कोई पर्टिकुलर डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, सो आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई हेल्प चाहिए सो कमेंट सेक्शन, सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।